आइए आज हम लोग 16/9/2022 के प्रथम पाली के हिंदी प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है स्वर संधि के उदाहरण है। पहले आप लोग ये बता दीजिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। चर्चा किए थे कि जब स्वर और स्वर का मिलन होगा तो स्वर संधि होगा। फिर ये भी बता दिए थे कि यदि स्वर में व्यंजन घुस गया तो उसको व्यंजन संधि बना देगा। यदि व्यंजन और व्यंजन रहेगा तो व्यंजन संधि तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर व्यंजन में स्वर घुस गया या स्वर में व्यंजन घुस गया तो हो जाएगा वो व्यंजन संधि। लेकिन स्वर में अगर स्वर रहेगा तो ही वो होगा स्वर संधि। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से पता है। कल उदाहरण भी आप एक देखे थे, याद है कि वो उदाहरण आप क्या देखे थे बताइए? रत्नाकार पढ़े थे। तो रत्नाकार में क्या देखे थे? रत्न जोड़ आकार देखे थे, रत्न जोड़ आकार। तो देखिए रत्न के अंत में नौ जो हुआ उसके अंत में अ आया, फिर आकार में भी आ आया। तो अ और आ क्या है? अ और आ दोनों क्या है? स्वर है। स्वर के बारे में पता है ना आप लोगों को? अ से लेकर कहाँ तक होता है? औ तक होता है। अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु री है ना, और इसके बाद ए आई ओ और ओ, इतना आपको स्वर है। तो दोनों में स्वर का मिलन हो रहा है। तो जब स्वर का मिलन होगा तो हो जाएगा आपको स्वर संधि। चलिए, तो स्वर संधि का जो उदाहरण है आपको वो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है विद्यालय। क्या दे रहा है? विद्यालय। अब एक बात बताइए, विद्यालय को जरा तोड़िए तो आप लोग। विद्यालय। तो विद्यालय को तोड़िए जरा आप लोग फटाफट से। विद्या जोर आले। अब विद्या के अंत में जरा बताइए क्या आ रहा है? आ रहा है। आले में क्या आ रहा है? तो देखिए इधर भी आ रहा है आ, उधर भी आ रहा है आ, तो दोनों तरफ आ। तो आ में आ जोड़ेंगे तो क्या होगा? आ ही होगा। यानी कि स्वर में स्वर जोड़ेंगे तो स्वर संधि ही बनेगा। तो स्वर संधि का जो आपका उदाहरण है वो विद्यालय बिल्कुल सही है। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में कुछ आया? ठीक है। अच्छा ये बताइए सदगति का संधि विच्छेद क्या होगा? सतजोर गति। सही है, सतजोर गति है। दूसरा में ये बताइए संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? अब मान के चलिए कि हम अगर सदगति पर बात करें तो सत्य जोर गति बोले ना आप, तो सत्य जोर गति। सत्य में तो के अंत में क्या आया? अ आया। इधर गति में क्या आ गया? इधर गति नहीं गति शुरुआती वाला लीजिए तो ग आ गया ना। तो इधर स्वर और इधर ग व्यंजन हो गया ना, ग व्यंजन हो गया ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसलिए ये संतोष जो सदगति जो होगा वो आपको स्वर संधि नहीं होगा, ये व्यंजन संधि होगा। अगर संतोष की बात करें तो संतोष का संधि विच्छेद क्या है? समजोड़ तोष। तो देखिए शम म अ आया, ठीक है ना। ठीक है, तो स्वर संधि का उदाहरण कुछ समझ में आ गया। शम जोड़ तोष, तो यहाँ पर म में आपको ये म आ रहा है लेकिन यहाँ पर तो आ गया तो व्यंजन हो गया, इसलिए संतोष व्यंजन संधि है। निर्मल जो है वह भी आपको व्यंजन संधि ही होगा। एक चीज याद रहे कि निर्मल आपको विसर्ग संधि के अंतर्गत भी आएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका परमात्मा में कौन सी संधि है? तो पहले आप ये बताइए कि परमात्मा में कौन सी संधि है। ये संधि निकालने का ट्रिक आप लोग को हम बताए थे कि नहीं? फाउंडेशन वाला जब शुरुआत में पढ़ाए थे उसमें बताए थे आपको। तो परमात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा परम जोड़ आत्मा। परम परम म आया। अब म में का अ लेंगे हम लोग तो अ और जोड़ आत्मा, तो अ और आ मिलके क्या होता है? अ और आ मिल करके हो जाता है आ जो हो गया वो होता है दीर्घ संधि। आ जो होता है वो क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। कल देखे थे ना दीर्घ संधि था ना? कल दीर्घ संधि देखे थे कि नहीं देखे थे? चलिए, तो यहाँ परमात्मा में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? देखिए परम जो आत्मा है तो दोनों में अ और आ मिला करके आ बन गया और आ क्या बन गया? स्वर ना बना। नहीं समझे मेरा बात? आप नहीं समझ रहे हैं? आप यहाँ समझे नहीं है? यहाँ परम में अ रहा है ना, इसके बाद आत्मा में आ है तो अ और आ, इस अ और आ दोनों को मिला करके क्या बनता है? आ बनता है। तो जब आ बन गया तो आ क्या हुआ? ये स्वर संधि है। लेकिन आ जो है यहाँ पर ये हरस में आएगा कि दीर्घ में आएगा? दीर्घ में, क्योंकि अ बोलने से ज्यादा लंबा टाइम किस में लगता है? आ में। तो ये हरस स्वर नहीं होकर के ये दीर्घ स्वर होगा, इसलिए इसका आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया मेरा बात? परमात्मा कौन सा संधि विच्छेद है? इसको तोड़ने की बात करें, मान लीजिए परमात्मा नहीं पूछे आपको एग्जाम में कुछ और पूछ दे, इसके लिए आपको संधि विच्छेद का जो नियम बताए थे अ में आ जुड़ करके क्या बनेगा, है ना, तो उस चीज को आपको याद रखना आवश्यक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताइए संतोष जो है वह कौन सा संधि है? वो व्यंजन संधि है। चलिए अब ये बताइए निर्मल कौन सा संधि है?
निर्मल आपको व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, और साथ में इसको विसर्ग संधि भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विसर्ग का भी यूज होता है। चलिए, शतगति कौन सा संधि है? सत्य जोड़ गति व्यंजन संधि है। लेकिन आपको विद्यालय कौन सी संधि है? स्वर संधि। आम के आम गुठलियों के दाम, बोलिएगा, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये इस लोकोक्ति का जो है आपको अर्थ क्या हुआ बताइए? कहने का मतलब कि आप आम भी खा लिए और साथ में गुठली का भी आपको दाम जो है ना, आम के आम और गुठली के भी दाम को भी ऊपर कर लिए, गुठली का भी कुछ यूज कर लिए। और वैसे भी पहले के समय में लोग गुठली का पता है क्या बना के खाता था? रोटी। पहले के समय में गरीबी जो थी उसमें आम का गुठली के अंदर वाला जो होता था उसको पीस करके तब उसको रोटी खाता था लोग, ठीक है। तो आम के आम गुठली के दाम, इससे दुगुना लाभ हुआ, दोहरा लाभ हुआ, ठीक है। चलिए औषध जो है वह कौन सा शब्द है बताइए? औषध क्या है? तत्सम। ये कल पढ़े थे ना, औषध क्या है? तत्सम है। तो ये प्रश्न आपका क्या है? रिपीटेशन है, इसको औषध पढ़ा जाएगा, औषधि नहीं। चलिए, अब है कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? ठीक है, ये प्रश्न याद रखने वाला है आपको। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद है। तो जो भी प्रश्न घेरा हुआ है उस सबको क्या करना है आप लोग को? रट जाना है। चाहे आप जैसे रटिए, खूब रट के रटिए, समझ के रटिए, जैसे रटना है रट जाए, ट्रिक पे लगाइए, जैसे मनते से लगाइए। तो शब्द अलंकार के कितने भेद? 3। बोली तो शब्द में कितना वर्ण आ रहा है? 3। कौन कौन सा वर्ण आ रहा है जल्दी बताइए? स्वबोध आ रहा है ना, उसी से याद कर लीजिए कि शब्द अलंकार के कितने भेद? 3 भेद। चलिए, आपका काम खत्म हो गया यहाँ। अब है आपका काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए? देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर कहने का मतलब ये है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मूर्ख। उनको मूर्ख बोलेंगे? नहीं, उनको मूर्ख नहीं बोलेंगे। मूर्ख उनको बोला जाता है जिनके मस्तिष्क है ना बहुत ही कमज़ोर हो, जिनका मस्तिष्क किसी काम में सोच नहीं पा रहा हो, तो हम लोग उसको मूर्ख बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब निरक्षर उसको हम कहेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हो, और जो पढ़े लिखे हो उनको क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। तो वही बात है कि काला अक्षर भैंस बराबर है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। अब मान के चलिए कि जब कोई इंसान पढ़ा लिखा है ही नहीं और उसके सामने कोई पेपर ला करके रख दीजिए, तो उसके सामने तो वो जो काला अक्षर रहेगा तो भैंस नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो है नहीं। भैंस चलाता है तो पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसलिए याद कर लीजिए कि काला अक्षर भैंस बराबर क्या होगा? निरक्षर होना। चलिए, काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर का उल्टा विलोम साक्षर ही होगा। विलोम और उल्टा बात बराबर है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग रूपक अलंकार पर। आइए पहले रूपक अलंकार के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप हो, है ना, याद कीजिए, जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप हो, है ना, उसे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात उपमेय तथा उपमान में जहाँ अभेद आरोप हो उसे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। अतः रूपक में एक वस्तु का आरोप इस प्रकार किया जाता है कि भेद की प्रतीत नहीं होती, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण को ही कमल मान लिया है। बात समझ में आ रहा है? चरण को ही कमल मान लिया है। चरण कमल बंदो हरिराई, जिस कारण चरण और कमल में निषेध रहित आरोप है। फिर उसी तरह से है बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, यहाँ उष्मा में नागरी और अंबर में पन घट का, तारा में घट का आरोप किया गया है। अतः यह रूपक अलंकार है। कहने का मतलब यह है, रूपक अलंकार के बारे में एक चीज़ और जानिए आप लोग। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए, चलिए, तो रूपक अलंकार के उदाहरण जो है माया दीपक नर पतंग। बोलिए, माया दीपक नर पतंग। इस प्रश्न को आप क्या करेंगे पता है? ये थॉटेबल प्रश्न है आपका। थॉटेबल मतलब 2 बार पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। माया दीपक नर पतंग, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको रूपक अलंकार है। आपका अगला प्रश्न है व्यंजन भेद के अंतर्गत क्या आता है? आर्थिक व्यंजन। यहाँ पर समझिए प्रश्न को, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब व्यंजना के भेद के अंतर्गत जो आता है वो ऑप्शन क्या है? आर्थी व्यंजना है ना। व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन आता है? आर्थी व्यंजना आता है। व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? आर्थी व्यंजना आता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित पदबंध कौन सा है? तो रेखांकित कहाँ पर है? रेखांकित कहाँ पर है बताइए? चलिए,
रेखांकित जो है वो बहुत में है, ठीक है। तो बहुत तेज दौड़ा, यहाँ पर कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। अब इसके बारे में तो कल हम चर्चा किए थे कि बहुत तेज दौड़ रहा है तो काम हो रहा है कुछ, तो इसलिए क्रिया, काम हो रहा है कुछ दौड़ने का तो इसलिए क्रिया हुआ। और कैसे दौड़ रहा है? तेज, इसलिए उसकी विशेषता हो गई, यानी कि ये हो गया क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता को बता दे उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, मतलब दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कौन सा पदबंध होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। बात समझ गए ना? जब क्रिया की विशेषता को बताया जाए तो वहां पर आपको कौन सा पदबंध? क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। यहाँ तक समझ में कुछ आया? चलिए, रहे मन पानी राखिए, क्या बता रहा है? रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े, मोती मानुष चून है। इसका लिखा है कि प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति कौन सा है, यानी कि आपको पूछ रहा है कि कौन सी शब्द शक्ति है। तो ध्यान रखिए, आपको व्यंजना शक्ति है यहाँ पर, और इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, कुछ स्लोगन ऐसे हैं जिसको आप याद ही कर लीजिए, कुछ पंक्तियाँ, कुछ दोहा ऐसा है जिसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि वो बार बार पूछता है और महत्वपूर्ण भी है, लोग बोलचाल के भाषा में भी उसका यूज कर सकता है। तो देखिए, रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें आपको कौन सा शब्द शक्ति है बताइए? व्यंजना। अब ध्यान दीजिए, पानी की जरूरत बार बार, पानी की चर्चा बार बार हो रही है, पानी की चर्चा बार बार हो रही है, मतलब कि पानी की जरूरत कब आपको पड़ेगा? जब कभी आप भोज खाने के लिए जाते हैं तो उस समय ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, हाथ धोने में या घर पे धोने की ज़्यादा जरूरत होती है? भोज में होती है ना, क्योंकि भोज में विभिन्न तरह का आइटम खाते हैं, विभिन्न व्यंजन खाते हैं। इसलिए सोच लीजिए कि रहे मन पानी राखिए, पानी वाला बात चर्चा होगा, पानी का यूज कहाँ पर करेंगे? जब विभिन्न व्यंजन बनेगा। अब विभिन्न व्यंजन कहाँ बनेगा? भोज में। इसलिए याद कर लीजिए, रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। चलिए बताएंगे आप लोग। ज्यों ज्यों वृद्ध होत, है ना, त्यों तो स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को संहारे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक तो पहले ही बता दिए आप लोग को कि जैसे जैसे वृद्ध होगा, क्या वैसे वैसे हेल्दी बनेगा? नहीं बनेगा ना। इसका मतलब कौन सा बात है? विरोधाभास है। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बाकी क्लास में आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है चंचल। चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी गुरु मात्रा है? जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर, प्रश्न आपके लिए नया है। चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा है बताइए? चंचल शब्द कहाँ गया? चंचल शब्द, चंचल शब्द में च वर्ण जो है, इस वर्ण में कौन सी मात्रा होती है? तो आपको गुरु मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है? गुरु की मात्रा होती है। और वैसे भी गुरु जी, हम आप लोग कहते हैं हम कितने चंचल हैं, देखिए रहे हैं आप। तो इसलिए याद कर लीजिए कि चंचल शब्द में जो च है उस पर कौन सी मात्रा होती है? गुरु होती है। बात समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं हम लोग। दही बड़ा, क्या है? दही बड़ा खाए आप लोग? नहीं खाए? दही बड़ा नहीं खाए हो? भोज में दही बड़ा मिलता रहता है। दही बड़ा में कौन सा समास है बताइए? दही बड़ा में, इससे पढ़े थे आप लोग दही बड़ा के बारे में कि कौन सा समास? इससे पहले भी वही था आंसर। चलिए, तो दही बड़ा में कौन सा समास है? मध्यम, हाँ, मध्य पद लोपी। मध्य पद लोपी क्या बोलेगा? मतलब बीच का पद लुप्त, लोपी लुप्त। ठीक है, मध्य पद लोपी। तो मध्य पद लोपी कर्मधारय समास है किसमें? दही बड़ा में। देखिए एक बात बताते हैं, भोज में कभी गए खाने के लिए आप लोग? बहुत सारे लोग हैं दही का इंतजार करते हैं, बहुत सारे लोग दही का इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोग दही मिलने से पहले बीचे में उठ के चले जाते हैं। चले जाते हैं कि नहीं? तो बीचे में उठ के चले जाते हैं। बीच को ही दूसरा लुप्त समानार्थी हम क्या कहते हैं? मध्य। मध्य मतलब बीच होता है। तो इसलिए याद करिए कि दही बड़ा मतलब दही वाला जैसे ही आएगा कि उसके मध्य में ही कोई आदमी उठ करके चला जाएगा। इसलिए मतलब चला जाएगा तो लुप्त न हो जाएगा वहाँ से, उसका जो जगह था वहाँ से क्या हो गया? लुप्त हो गया। और लुप्त होने का उसको दो कारण था, एगो कि दही नहीं खाता और दूसरा उसको पादने का मन हो गया था। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद करिए कि मध्य पद लोपी। क्या बोले? मध्य पद लोपी। क्या बोले? मध्य पद लोपी। तो बताइए कि अब आपको याद हो गया होगा कि दही बड़ा कौन सा समास है? मध्य पद लोपी। नहीं बोलेगा। तो दही खाने से पहले आप कैसे क्यों भागेगा वो समझ गए? चलिए चलते हैं आगे। चलिए अगला है ग्रामगत में कौन सा समास है? देखिए ग्रामगत में आपको तत्पुरुष समास है। ग्रामगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देखिए ग्रामगत, ठीक है ना, ग्रामगत। ग्राम में आपको जो है सबका एक ही गत होता है। ग्राम में सबका एक ही गत होता है। पढ़े ना, राम नाम सत्य है, सबको यही गत है। कहने का मतलब ग्रामगत, ग्राम में रहने वाले जो लोग होते हैं सबका गत एक ही होता है, सबका दिशा एक ही होता है।
सब मरने के बाद मिट्टी के अंदर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रामगत, तो ग्राम में सभी का गत एक के जैसा किसको होगा, पुरुष को कि महिला को? पुरुष को। देखिए महिला सब जहाँ जन्म लेती है क्या उसको उसी ग्राम में उसका गत होता है? दूसरे जगह होता है ना। तो इसलिए आप बताइए कि ग्रामगत जो हुआ वो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ग्राम में सबको वही गत जो होगा किसको होगा? पुरुष को। क्योंकि वो वही पढ़ा जाता है ना। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? जी। ग्रामगत कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। बताइए तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। याद रखिए तत्पुरुष समास में भी अंतिम पद कर्मधारय समास। होता है, प्रधान होता है। दूसरा द्विगु समास जो होता है उसका भी अंतिम पद प्रधान होता है। याद रखिएगा द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है। प्रधान पद होता है। बहुब्रीहि में कोई पद कोई पद प्रधान नहीं है ना। इसका कर्मधारय में अंतिम पद प्रधान होता है। कर्मधारय में, तो कर्मधारय में भी आपको अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा अब ये भी भाव समास में बता दीजिए। प्रथम पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों से पद दोनों प्रधान पद प्रधान होता है। होते हैं। चलिए पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीर्णों की नोक से, है ना। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीर्णों के नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। तरु का मतलब बताइए? पेड़। तरु का मतलब तरु के झुकी डालियों से सीखो। तरु मतलब होता है पेड़। तरु मतलब पेड़। मंद मतलब धीरे और पवन मतलब हवा, यानी कि धीरे धीरे चलने वाली हवा। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे है जल्दी बताइए आप लोग। मानो। देखिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसका जो वेस्ट ट्रिक जबरदस्त ट्रिक है यहाँ पर मानो है, तो इसलिए मानो जानो मनु जनु मनहु इव निश्चय और ज्यों, इतना चीज रहेगा तो वो हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए आपका अगला प्रश्न है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है। कहता है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए अज्ञार्थक वाक्य जो है यह आपको वाक्य का भेद नहीं है। यहाँ पर कुल मिला के समझिए तो यहाँ पर वाक्य के बारे में आपको पूछा जा रहा है, जो कि प्रश्न रिपीटेशन भी है जी, है ना। वाक्य का भेद पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए सरल वाक्य जो है वो वाक्य का भेद है, मिश्र वाक्य जो है वाक्य का भेद है, जबकि संयुक्त वाक्य भी है, जबकि अज्ञार्थक वाक्य जो है वह वाक्य भेद नहीं है। याद रखिएगा अब आप लोग कि संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वाक्य कौन कौन से भेद जल्दी बताइए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगर आपसे पूछे क्या अज्ञार्थक वाक्य के भेद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य। ट्रिक क्या है? द्वारा। जैसे ही प्रश्न में द्वारा आ जाए तो समझिए कौन सा वाच्य है? क्रमवाच्य। कर्मवाच्य, क्रम नहीं कर्मवाच्य। ठीक है, ये भी प्रश्न क्या है? रिपीटेशन है। चलिए अद्भुत रस के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? ठीक है, तो अद्भुत रस में आपको कौन सा स्थायी भाव है बताइए? विस्मय है। देखिए जब अद्भुत चीज को हम लोग देखेंगे, कोई भी अद्भुत चीज को देखेंगे, मान के चलिए कि आपके पास अभी अजगर आ जाए, आपको अभी कैसा महसूस होगा? आप बेहोश हो जाएंगे। बेहोश हो जाएंगे, जैसे लगेगा कि अजगर आपको विष दे दिया। वैसे भी अजगर शिकार कैसे करता है पता है आप लोगों को? नहीं पता है। अजगर से दूर जो शिकार रहता है उसको अपने हवा से ही शिकार करके खींच लेता है। जैसे कि गिरगिट करता है। गिरगिट अपना शिकार कैसे करता है? नहीं देखे हैं? गिरगिट अपने जीभ से करता है। एक के बार जीभ निकालेगा चिपका लेगा अपने। ना समझ रहे हैं? जो भी हो तो कहने का मतलब यह है कि अजगर अपने हवा से खींच लेता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ऐसा सोच लीजिए आपके सामने कोई अजगर आ गया, क्या आ गया? अजगर आपके लिए क्या अद्भुत होगा? अजगर क्या होगा? अद्भुत होगा। या चलिए उसको छोड़ दीजिए, अद्भुत में भूत है ना, भूत है ना अद्भुत में, तो भूत जो आपके सामने आ जाएगा तो आप जितना भी बात आपको याद था वो सब बिसर जाइएगा ना। बिसरिएगा कि नहीं बिसरिएगा? इसलिए विस्मय। तो बताएंगे आप लोग कि अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चलिए तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए, तो ये आपको शुद्ध है। तुझे क्या चाहिए, या यहाँ पर आता है तुम्हें क्या चाहिए, वो भी शुद्ध होता। अच्छा ऑप्शन सी में है तुम तो अपना काम करो, ये भी आपको क्या है? शुद्ध है। राजू और उसका पुत्र
गया गया है, बताइए गया गया है मतलब समझे ना, गया एक जगह है, जिला है, ठीक है। तो इसलिए आपको वहाँ उस जिला की बात हो रही है। अब आइए सी में है, ये बी में है, दूध में कौन गिर गया, गलत। दूध में कौन गिर गया। दूध में क्या? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, आप लोग प्रश्न में परीक्षा में जाइए, आपको पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस से पूरा समझ में आ जाएगा। परीक्षा में जाने के बाद अशुद्ध अशुद्ध वाला में सोचना है आपको, ठीक है ना। तो जैसे दूध में क्या कौन गिर गया, ये आपको सही लग रहा है? नहीं। अगर यहाँ पर था दूध में क्या गिर गया है तो वो सही होता। तो इसलिए याद रखिए ये अशुद्ध क्यों है। कौन कौन के जगह क्या होगा? कौन के जगह क्या होगा, क्या? कौन के जगह पर क्या होता, ठीक है। तो ये सही हो जाता। चलिए 20 में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। उपसर्ग और शब्द के आधार पर करा है, किसके आधार पर? उपसर्ग और शब्द के देखिए आधार पर। इस प्रश्न को बढ़िया से आप लोग जरा देखिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें निम्नलिखित में करा कि युग्म कौन सा सही है। पहले बात समझिए, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। युग्म का मतलब जोड़ा। अब दूसरा बात समझिए, कह रहा है कि किसके आधार पर, तो उपसर्ग और शब्द के आधार पर, यानी कि नीचे जो 4 गो ऑप्शन दिया है उसमें जो शब्द दिया होगा उसका उसमें उपसर्ग दिया होगा। मेरा बात समझे कि नहीं समझे। उपसर्ग का और शब्द का जोड़ा दिया है, कहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर अध और अध का आधार है, ये सही है। चलिए यहाँ है अन और यहाँ है अनुवाद। अन क्या है, अगर आपसे पूछे अभी अन क्या है, अन किस जगह पे है, उपसर्ग के रूप में है ना, उपसर्ग की जगह पे है ना। अन से क्या बना, अनुवाद बना। नहीं समझ रहे हैं क्या आप। चलिए देखिए अब से बना आपको आगमन, ये सही है गलत है। लेकिन अब से बना अपमान, देखिए आप नहीं समझे मेरा बात, हम आपको बताते हैं। कहता है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें जो उपसर्ग दिया है और उस उपसर्ग से उसका शब्द वही बना है। नहीं समझे मेरा बात, फिर समझिए। मतलब जो शब्द दिया है ना उसका सही उपसर्ग कौन सा है, जो शब्द दिया है उसका सही उपसर्ग कौन सा है। जैसे कि अपमान है तो अपमान का क्या होता है, अपजोर अपमान नहीं, अप से अपमान, अप से अपमान, ये उपसर्ग हुआ। लेकिन यही अगर आधार का उपसर्ग पूछे तो आधार का कुछ और होगा, ये नहीं होगा। वही अगर अनुवाद का पूछे कुछ और होगा, अनु नहीं होगा। अगर आगमन का पूछे तो यहाँ पर अब नहीं होकर के कुछ और होगा। कहने का मतलब इस तीनों में जो उपसर्ग है इस शब्द के हिसाब से वो गलत है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें इस शब्द का उपसर्ग यही होगा, इसलिए ये सही है। अभी भी समझे बात कि नहीं समझे। जैसे प्र से एगो शब्द बनाइए आप लोग, प्रहार। आप तो पर बोल दिए, प्र हम बोल रहे हैं प्र, ये प्र से क्या होगा, प्रहार। तो प्रहार का उपसर्ग क्या होगा, अब समझ में आया ना मेरा बात। तो वो ये पूछ रहा था कि मतलब 4 को जो शब्द दिया है उसमें हम चारों में उपसर्ग दिए हैं, कौन सा सही है। समझ में अभी भी आया कि नहीं आया। चले आगे चले, समझ में आया। आइए 21 नंबर प्रश्न है जिसमें कि गद्यांश है। पहले ये बता दीजिए आप लोग कि गद्यांश को परीक्षा में कैसे सॉल्व कीजिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए। सही बात है। अगर ग्रामर से रहेगा तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा, तो आप गद्यांश को जरा आइए पढ़ लेते हैं हम लोग। गद्यांश में है, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इनकी प्रहरी है। प्रहरी का मतलब पहरेदार। दक्षिण में हिंद महासागर है, इनके चरण पखारते हैं, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है, पूर्व में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा को बढ़ाती है। ठीक है, ठीक है, बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें, बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता को उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबका प्रिय है कौन, भारत माता। सबका प्रिय है कौन, भारत माता। अब यहाँ पर प्रश्न में आइए, कहता है कि भारत माता के सपूत किसे कहे गए हैं, सभी धर्म के लोगों को। क्या लिखा है, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है। स्पष्ट है कि नहीं है। देखिए इसी तरह से आप लोग भी वहाँ पर पढ़िएगा। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति क्या है, भारत माता का सपूत है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, सभी धर्म के लोगों को। ठीक है, तो ये जो बना है ये कोई ग्रामेटिकल आइटम नहीं है, ये कहाँ से बना है, तो गद्यांश के प्रश्न को हम लोग गद्यांश पढ़ के ही बनाएंगे। बात कुछ समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है ना। यहाँ है आपका ऑप्शन, दिख नहीं रहा था पहले, समझ में आ गया। भारत माता का सपूत किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, सभी धर्म के लोगों को। अब आपका अगला प्रश्न है, अपलक नभ नील नयन विशाल। प्रश्न रिपीटेशन है कि नहीं जी। अपलक नभ नील नयन विशाल, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। तो इसमें जो है आपको कौन सा अलंकार है, इनमें से कोई नहीं,
यहाँ है इनमें से आपको कोई नहीं, जबकि इसका आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अपलक नभ नील नयन विशाल, इसमें आपको रूपक अलंकार है। और यहाँ जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। और ऐसे इसका सही आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। चलिए चलिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा जा रहा है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता है। बताइए, ये अशुद्ध है या शुद्ध है? शुद्ध है। चलिए, तो यहाँ पर जो सही होता, ये फिलहाल यह शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पर सही होगा कि यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता है। जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता हाँ, है। जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता है। ये भी गलत है, नहीं है। सही ये होगा, एक बार पुनः हम बोलते हैं, सुनिए। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है। क्या बोलिएगा? यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है। समझ में आया? ये सुलझा सकना और दूसरा में संभव नहीं हो सकता है, ये गलत है। आप क्या बोलिएगा? यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है। इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? गलत है, अशुद्ध है। अगला है ऑप्शन, आजकल वहाँ यहाँ है, वहाँ है, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है ना? आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है, तो इसका सही जो होगा आपको, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई पड़ती है। क्या होता? आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है, ये आपको सही होता। ऑप्शन सी में है, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है, ये सही है कि गलत है? सही है। ये सही है। अगला है ऑप्शन नंबर डी में, न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? जज। न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? जज होता है। इसका अंग्रेजी क्या होता है? अटॉर्नी जनरल। याद कीजिएगा, क्या होता है? अटॉर्नी जनरल मतलब होता है न्यायाधीश। ठीक है, तो न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। न्यायाधीशों ने कागजात का क्या किया? निरीक्षण किया। तो बताइए इसमें क्या गड़बड़ी है, बता सकते हैं आप लोग? काव्य के शीर्षक किसकी रचना है? देखिए, यहाँ पर इसका सही ये होता, न्यायाधीशों ने कागजात की जांच की। कागज को हम लोग जांच कराते हैं ना, वेरीफाई सब जो कहीं पर कॉलेज स्कूल में कराते हैं तो जांच कराते हैं ना। तो बताइए कि न्यायाधीश जो है कागज का क्या किया? कागजात का जांच किया, ये होता तो सही होता। ठीक है, तो इसमें सही क्या था बताइए? ऑप्शन नंबर सी, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है, ये आपको क्या है? सही है। अगला है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? देखिए, ये पूरा याद रखिएगा। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आचार्य वामन की रचना है। इस प्रश्न को आपको याद करना पड़ेगा, तो फटाफट से अभी क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए 2-4 बार आप लोग। चलिए, तो इसको ये याद रखना बिल्कुल आसान है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है ना, तो वृत्ति को ऐसे करके सर्कल कर लीजिए, इन सर्कल। और सूत्रवृत्ति में देखिए वृत्ति लगा हुआ है, तो व से वृत्ति, व से वामन, व से वृत्ति, व से ये वामन है ना, तो इसलिए याद कर लीजिए आचार्य वामन। ठीक है, तो बताइए कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किनकी रचना है? आचार्य वामन की। किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य वामन के द्वारा। चलिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में क्या बोले, जरा बोलिएगा। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगन। तो देखिए, जगन जगन जो है, और 2 गुरु के क्रम में वर्ड जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम वसंत तिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न रिपीटेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा, खूब रट के याद कीजिए इसको। ठीक है ना, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, पहले तगन है, पहले क्या है? देखिए, चौथा के बाद ना आपको पफब होता है, तो इसलिए पहले बोलिए तगन, फिर क्या बोलेगा? भगन, ऐसे क्या? जगन, जगन, फिर से बोले तो सुनिए, इसको ऐसे याद कीजिए, याद हो जाएगा। तगन से याद रखिए कि किसी को हम तंग करेंगे तो वो आपको क्या करेगा? हाँ, चलिए, वो भाग जाएगा। ठीक है, जब किसी को तंग करेंगे तो हम उसको, कोई आपको तंग करेगा तो हम उसको क्या करेंगे? भगा देंगे। और जैसे ही भगाने के लिए उठेंगे तो हमको इतना परेशान कर देगा कि हम जगिए जाएंगे। अब कितना भी सोएंगे तो हमको नींदे नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे ही 2 बजेगा तो हम लोग गुरुजी के पास चले जाएंगे। तो बोलिए, पहले क्या बोले? पहले आपको तंग करेगा ना,
तंग करेगा दूसरा बार भी क्या कीजिएगा? भगा देंगे तो भगन के बाद क्या हो गया? भगन के बाद फिर आप भगाते भगाते जग जाइएगा ना, तो इसलिए जगर जगर और दूगो गुरु। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वसंत कीलिका कहते हैं। याद हुआ कि नहीं? जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब से है आंख लगी तब से न लगी, तब से आंख न लगी, कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, प्रश्न रिपीटेशन है। ठीक है, तो एक बार पुनः हम बोल दें कि जो भी रिपीटेशन प्रश्न है हम उस पर डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, उसको व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग बैक के क्लास में इस चीज़ को देख लेंगे, खूब अच्छा से किए हैं। ठीक है, सट सुध रही सत्संगति पाई, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। देखिए, सट सुध रही सत्संगत पाई, यहाँ पर सौ का रिपीटेशन हो रहा है ना। जब एक ही वर्ण का बार बार रिपीटेशन होता है तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। इसलिए आप लोग को अनुप्रास भी बन जाएगा लगभग लगभग में, अनुप्रास बन जाएगा, रूपक बन जाएगा, विरोधाभास लगभग में बन जाएगा, और साथ में आपको उत्प्रेक्षा भी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए, और इस चीज़ को याद कर लीजिए क्योंकि ये हम लोग बोलचाल में भी यूज करते हैं। बोलिएगा, सट सुध रही, सेट देख के बोलिए आप लोग, सट सुध रही सत्संगत पाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप सुधरना चाहते हैं, अगर आप सुधरना चाहते हैं तो सत्संगत रखिए। सत्संगत मतलब अच्छी संगत रखिए, अच्छा संगत रखिए। नहीं समझ में आया? तो सट सुध रही सत संगत पाई, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का ट्रिक क्या है? जब एक ही वर्ड का बार बार रिपीटेशन हो तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। बहुत अच्छा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो आप आइए ऑप्शन ए में, किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए। ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। ये शुद्ध है ना। किसान के खेत में चलिए, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, शुद्ध है। ठीक है, वह हाथी पागल हो गया है, शुद्ध है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, बिल्कुल, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, ये रहता तो सही हो जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा डी को। चलिए, विरह है, विरह है अथवा यह वरदान। अब देखिए एक बात बताइए, हम आपको बोलेंगे जाएंगे अथवा नहीं, हमको बोल दीजिए। क्या बोले हम? जाएंगे हमको बोल दीजिए। पूरा बोलो भाई। आप खाएंगे अथवा नहीं बोल दीजिए। अब खाएंगे अथवा बोल दीजिए। मतलब क्या हुआ? यहाँ कंफ्यूजन है, ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे इनके ऊपर है, तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब संदेह है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको विरह है अथवा यह वरदान, इस तरह का जब भी सेंटेंस आए, और इसको मुझसे भी याद कर लीजिए, छोटा क्वेश्चन ही अधिकतर प्रश्न पूछता रहता है एग्जाम में, तो छोटा सा है। जिस तरह से आप लोग शायद और निश्चय में पकड़ लिए, शायद था और अवस्था, शायद था और अवस्था, ठीक उसी तरह से इसमें ही पकड़ लीजिए कि इस तरह से जब भी आएगा, इसको जरा बोल करके मन में प्रैक्टिस कर लीजिए। बोलिएगा, फिर से पढ़िए। कहाँ है जी? कहाँ है? यहाँ पर है क्या? फिर से बोलो। विरह है अथवा यह वरदान। विरह है अथवा यह वरदान। यह वरदान। फिर से बोलिए। विरह है अथवा यह वरदान। विरह है अथवा यह वरदान। यह वरदान। फिर से बोलिए, आप लोग सारे बोलिए। विरह है अथवा यह वरदान। विरह है अथवा यह वरदान, इस तरह का। अब बिना देखे बोले तो एक बार। विरह है अथवा यह वरदान। अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा, इसी तरह से आप लोग बिना कहे सुने हुए आप लोग अधिक बोलने की कोशिश कीजिए। आप लोग बोलते नहीं है, रगड़ते रगड़ते मर जाइएगा, और अगर कि मेरे से रगड़ते रह जाइएगा तो एग्जाम निकल ही जाएगा आपको बहुत अच्छा नंबर से। आप लोग रगड़ना ही नहीं जानते हैं। हम कितना रगड़ रहे हैं, कितना हम जोर जोर से आवाज़ें बोल रहे हैं, आप लोग बोलते ही नहीं है। हम एक वर्ड पढ़ते हैं तो आप लोग सारा वर्ड फट से पढ़ लीजिए। तो बताइए, अभी सेंटेंस क्या था? विरह है अथवा यह वरदान। विरह है अथवा यह वरदान। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है बेचारा। विरह मतलब होता है अलगाव। जब किसी की मृत्यु हो जाती है हम लोग उसके विरह में रोते हैं। जब कोई आपके यहाँ आते हैं गेस्ट और चले जाते हैं तो उसके विरह में हम लोग रोते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक विरह हुआ, है ना। दूसरा हो गया आपको वरदान। वरदान का मतलब भगवान जो आपको वरदान देते हैं, है ना, वो वरदान हो गया कोई, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर विरह है या वरदान, ये कन्फ्यूजन की बात है। हम लोग बोलते हैं भविष्य में है अथवा है नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ये कन्फ्यूजन है, संदेह है ना। तो बताइए, विरह है अथवा यह वरदान। यहाँ पर जो है सो
क्या है, संदेह है, संदेह। इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर आपको कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार है। ठीक है, अब आपका आज का जो लास्ट प्रश्न है, जी चुराना, बोलिएगा। भाग जा काम से काम जी से चुराना, भागना। पहले आप क्वेश्चन बोलिए। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है, काम से भागना। काम से भागना। और यह प्रश्न भी आपका क्या है, रिपीटेशन है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में एक जरूरी बात, जो प्रश्न रिपीटेशन है, जिस प्रश्न पर हम आर लिखते हैं, उस प्रश्न को बैक की क्लास में बहुत अच्छी तरीक़ा से समझा दिया गया है, इसलिए आप उसको देखेंगे। दूसरा है, जिस प्रश्न पर हम टी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टी मतलब होता है थॉटेबल। थॉटेबल का मतलब होता है वह क्वेश्चन सोच करके जवाब देने वाला है, सोच करके उसको समझ करके याद करने के लिए है, उसको घर पर रटना आपको नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको रटने लगे, पता चलेगा कि सब टाइम उसी में बर्बाद हो गया और कुछ फायदा भी नहीं होता। बताइए, जी चुराने का मतलब, काम से भागना। स्वर संधि का एक उदाहरण दीजिए। विद्यालय रत्नाकर। चलिए, अब ये बताइए, रत्नाकर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब ये बताइए, परमात्मा कौन सी संधि है, दीक्षा संधि। आम के आम गुठलियों के दाम। दोहरा। औषध कौन सा शब्द है, शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, तीन। चलिए, काला अक्षर भैंस बराबर। निरक्षर। बहुत अच्छा, मिलते हैं अगली वीडियो में।